आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ यंग राइटर से। एक फ्रीलांस राइटर भी हैं, आर्टिकल्स भी उन्होंने काफ़ी सारे लिख चुके हैं और अभी रिसेंट इनकी एक बुक भी आई है जिनका नाम है पंखुड़ी अग्रवाल। जितना नाम खूबसूरत है उतना खूबसूरत ये लिखती भी है। पंखुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच मैम। पंखुड़ी, अगर आपके एज अ राइटर बात की जाए, इसकी शुरुआत कब हुई? बचपन से आपने लिखना शुरू किया, पहले छोटा छोटा लिखना शुरू किया, फिर बड़ा, अब तो आपने किताब भी लिख दी है। जी मैम, मैंने लिखना, मतलब मुझे कभी इतना ये नहीं था कि मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, मैं एक राइटर बन सकती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत जैसे शौकीन तौर पे जैसे क्वेश्चंस आते रहते थे न्यूज़पेपर में, तो उनके आंसर्स लिखना चालू किया। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया कि आप एज अ फ्रीलांसर हमारे कंपनी के लिए लिखिए। और शुरुआत आपने कौन सी कंपनी? हाँ, वही मैं बताने लगी थी कि यूल बी ग्लैड टू नो कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया का सप्लीमेंट टाइम्स ऑफ जम्मू था जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था लिखने के लिए। और बस फिर उसके बाद मैंने लिखना चालू किया। मेरे पास इसकी कोई डिग्री नहीं थी, जैसे लोग जर्नलिज्म करके इस चीज़ में आते हैं। मैंने कोई डिग्री नहीं की। मैं उस टाइम बैचलर्स करी थी। आई वॉज डूइंग बैचलर्स इन कॉमर्स। और उस टाइम मैं सेकेंड ईयर में थी जब मैंने लिखना चालू किया। और उसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब आई हैव 100+ आर्टिकल्स टू माई क्रेडिट जो मैंने न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया। सबसे पहला कौन सा कॉन्सेप्ट लिया आपने लिखने का? मैम, मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू किया वो जो जनरल हम लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आजकल, जैसे हमारी रोड प्रॉब्लम्स इतनी हैं, जो एक जनरल पब्लिक एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे। उस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और कैसे प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितना डिफिकल्ट था टू परचेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने वहाँ से चीज़ हाईलाइट करना चालू किया। सोशल इशू को आपने हाईलाइट करने का सोचा कि उसे मैं अपने मतलब कि अपने जो आपने लिखा हुआ है उसमें पिरो दूँ, धागों में पिरो दूँ मोतियों को। तो उसके बाद आपने कब लिखना शुरू किया? और फ्रीलांस राइटर भी आप हैं, तो कितने आर्टिकल्स आपने लिखे और आर्टिकल्स में क्या कुछ खास आप लिखते हैं? मैम, अब तो इस टाइम मेरे पास 100+ आर्टिकल्स हैं जो मैंने पब्लिश किए हैं। मैंने अर्ली टाइम्स के लिए लिखा है, डेली एक्सेलसियर के लिए लिखा है और भी काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी रिसर्च जर्नल्स में भी अपने आर्टिकल्स दिए हैं जो पब्लिश हुए हैं। बाहर भी, अब्रॉड में भी पब्लिश्ड हैं कुछ मेरे आर्टिकल्स। तो ऐसा क्या कुछ खास होता था, ऐसा क्या अट्रैक्टिव होता था जो सबको आपके आर्टिकल्स पसंद आते हैं? आप कैसे, कौन से इशू पे लिखते थे? जिस तरह से आपने शुरुआत की सोशल इशू पे आप लिखते थे, उसके बाद आपने किस किस इशू पे लिखना शुरू किया? मैम, सोशल इशू के बाद मैंने फेमिनिज्म को एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, फेमिनिज्म को बहुत एक गलत व्यू से लिया जाता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम मैन से बड़े हैं या मैन से छोटे हैं, तो ये चीज़ फेमिनिज्म बताता ही नहीं। फेमिनिज्म इक्वालिटी बताता है, दैट मैन एंड वीमेन आर इक्वल एट पार। तो जैसे अब छोटी सी बात है, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो वीमेन को हम हमेशा ये सोचते हैं कि वीमेन आर नॉट गुड ड्राइवर्स एज कम्पेयर टू मैन। तो ऐसा नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट एट पार विद व्हाट मैन कैन डू, और हम बल्कि मैन से और भी बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में फेमिनिज्म को ऐसा देखा जाता है कि अगर ये फेमिनिस्ट है तो मतलब कि ये तो विमेंस के पीछे ही है। ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म को मैंने एक व्यू पॉइंट, जैसे मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने द्रौपदी को कंपेयर किया आज की औरत से, जो आज की एक लेडी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, और जो निर्भया केस हुआ था उसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया था मैंने, वो जो मैंने आर्टिकल लिखा था, और वो बहुत अप्रिशिएट भी हुआ था। अगर क्या कुछ खास लिखा था उसमें मैम, मैंने कॉन्ट्रास्ट किया था कि द्रौपदी के क्या क्या चीज़ें थी जो द्रौपदी ने उस टाइम फेस की थी, और वही सेम चीज़ें आज विमेन, क्यों हम रामायण और महाभारत आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आज भी हमारे, मतलब जो हम अब आज के सिनेरियो में भी वो बिल्कुल फिट बैठता है। इट इज़ यूनिवर्सल। तो इसीलिए मैंने बताया कि वो भी एरा वैसा ही था, आज भी वही है, और वही प्रॉब्लम्स जो विमेन उस टाइम फेस करती थी आज भी वो वही फेस कर रही हैं। अभी रिसेंट इन्होंने एक बुक भी लिखी है, फरवरी में उनकी बुक आई थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए। जी, ये मैंने एक बुक लिखी है रिसेंटली, इसका नाम है द पेटल्स ऑफ रेमिनिसेंस, अ स्टेप बैक इन टाइम। इसमें मैंने 101 पोएम्स कलेक्शन लिखी है। ये मैंने पोइट्री, मतलब राइटिंग तो मैं बहुत साल से करती थी, लेकिन कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पोइट्री भी बहुत अच्छी लिखती हूँ। मैंने 4 इयर्स पहले अपनी नानी को लूज़ किया, और उसकी वजह से मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या ऐसा हुआ कि मुझे एक इमोशन का ट्रिगर हुआ कि आप पहले थे। हाँ, मतलब लेकिन मैंने कभी पोइट्री में अपना हाथ नहीं डाला था कि नहीं मैं पोइट्री भी कर सकती हूँ। लेकिन उनके जाने के बाद पता नहीं मुझे ऐसा क्या महसूस हुआ कि नहीं, मेरे में क्या इमोशंस है कि मुझे
उनको लगा कि नहीं मैं उनके लिए पोइट्री फॉर्म में तो क्यों नहीं पहली लिखूं। पोइट्री आपने अपनी नानी को जी, डेडिकेट की थी। इसमें जितनी भी पोएम्स है सारी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड हैं। इसमें मैंने कोई ऐसा इमोशन नहीं है एक लाइफ का जो हम नहीं फेस करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो से लेकर एक 70-80 ईयर्स का कोई भी बूढ़ा आदमी भी हो, तो वो इस बुक से बिल्कुल रिलेट कर कितनी सकता पोएम्स है। आपने इस बुक में डाली है? इसमें 101 पोएम्स हैं मैम। 101। उन 101 में से आपकी सबसे फेवरेट ज़्यादा पोएम कौन सी है? इसमें मैंने एक पोएम अपने दादू को भी डेडिकेट किया, वो मेरी सबसे फेवरेट पोएम है। उनको भी मैंने अभी रिसेंटली लूज़ किया और उन्हीं के ऊपर मैंने एक पोएम लिखी थी, वो मतलब दिल से लिखी थी, तो वो बहुत मेरी फेवरेट है। तो क्या कुछ खास उसमें लिखा था जो भी व्यूअर्स है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे? I could have held on for a few days, we could have met. I was occupied in my humdrum life, not realizing what I'd left behind. You kept on calling me, you kept on inquiring about me, but at the end, what I have is just one regret. What if I have been around? What if I could have counted on your blessing one last time? When you were around, we were not bothered to make our presence felt, to tell you how much we cared for you. Now that you are not here, it feels like a significant piece is away. I can sense how frustrated you had been all your life because of your blindness. However, when you spoke to me, you never let that annoyance vent out. And this time I promised I would express how much you meant to me. All I could do for you would have been a pleasure, but you never gave me a chance. Your parting words, my beloved daughter, is what I will forever long for. इसमें मैंने ये लिखा है कि मेरे दादू ब्लाइंड थे, तो वो हमेशा एक ब्लाइंड पर्सन की तरह रहे, कभी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, तो वो कितने फ्रस्ट्रेटेड रहते होंगे अपने दिल दिमाग में, लेकिन उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन कभी किसी को जाहिर नहीं करी। उन्होंने हमेशा बहुत प्यार से, जो भी मैंने आज तक छोटी सी छोटी अचीवमेंट भी की है तो उन्होंने बहुत उसको हाईलाइट किया, उन्होंने बहुत प्यार दिया है। तो बस जब वो बहुत बीमार थे तो मैं उस दौरान इधर नहीं थी, उस टाइम मैं दिल्ली में थी, तो मैं उनको आखिरी बार मिल ही नहीं पाई। बस आखिरी बार उनको फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने मुझे आखिर में सिर्फ यही बोले कि तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तो मैंने यही पोइट्री में लिखा है कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ वो 4 शब्द रह गए जो आपने मुझे लास्ट में कहे। 4 शब्द रह गए थे जो उन्होंने अपने दादू को डेडिकेट किए थे। तो उसके साथ साथ आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छी राइटर होने के साथ साथ, यंग राइटर होने के साथ साथ एक काफ़ी अच्छी पेंटर भी हैं और काफ़ी पेंटिंग्स भी इन्होंने की हैं। उसके बारे में, उसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? पेंटिंग से मुझे बहुत बचपन से ही बहुत शौक था। जैसे हम लोग जब बहुत छोटे थे तो जब हम ट्रेन जर्नीज़ पे जाते थे तो मेरी मदर क्या करती थी, वो एक ड्राइंग पैड और कलर्स ले लेती थी साथ में। तो क्योंकि तो उस टाइम ट्रेन जर्नी इतनी लॉन्ग होती थी तो हम पूरे टाइम बस वो कलरिंग और वो पेंटिंग वगैरह करते रहते थे। तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था पेंटिंग का, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हाँ मैं इसको एज अ प्रोफेशन या एज अ पैशन फॉलो कर सकती हूँ। फिर स्कूल में भी मैंने बहुत इस चीज़ को फॉलो किया, ऑल इंडिया कैंप्स में भी गई हूँ स्कूल की तरफ से। और रिसेंटली अभी मैंने पंखोज करके एक पेज शुरू किया है फेसबुक पे, उसमें मैं अपनी पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट कर रही हूँ। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए भी, ताकि वो भी इंस्पायर हों, वो भी उस चीज़ को फॉलो करें, वो अपने पैशन को फॉलो करें। हर एक में एक आर्टिस्ट कहीं ना कहीं होता है। वो जी, यूट्यूब में डाल देती हूँ, फेसबुक पे मैं अपने पेज पे अपलोड कर देती हूँ, ताकि लोग उसमें मैंने कोई एक पर्टिकुलर मीडियम को फॉलो नहीं करती। जैसे मैं यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस देखती हूँ कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है पेंटिंग्स का, और वही अपनी पेंटिंग्स में इनकलकेट करने की कोशिश करती हूँ। क्या कुछ आपने अभी तक बनाया है? अभी तक मैंने ज़्यादातर लैंडस्केप्स बनाए हैं, पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा डरती हूँ कि बड़े कैनवस पे शायद इतना अच्छा बना पाऊँ। और वाटरफॉल्स बनाए हैं मैंने, और अभी मैंने कला केंद्र में एग्जीबिशन भी लगी थी, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी 2 पेंटिंग्स वहाँ पे भी डिस्प्ले पे लगाई थी। तो आपने देखा पंखुड़ी कितनी टैलेंटेड है, यंग राइटर होने के साथ साथ एक यंग पेंटर भी है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग भी ये करती हैं। तो पंखुड़ी, हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने बोला कि आपकी जो शुरुआत थी लिखने की, आपने एक सोशल इशू पे लिखना शुरू किया, और पेंटिंग्स पे भी कहीं ना कहीं आप जो आजकल की जो होती है चीज़ें उन पे आप फोकस करते हो, जो चीज़ें दर्शाती हैं, जिस पेंटिंग्स में कुछ मैसेज अगर छुपा हो। जिस तरह से आपने बताया कि आपने हिल्स वगैरह बनाई, पहाड़ियाँ वगैरह बनाई, उसमें भी कुछ ना कुछ आपने दिखाने की कोशिश की होगी। वो पिक्चर्स हम आपको कुछ झलकियाँ जल्द ही दिखाएंगे। तो उसके साथ साथ जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? आप देख सकते हैं किस तरह से आजकल का किस तरह से इन्वायरमेंट
देखते हैं बच्चे किस तरह से बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं। कुछ पेरेंट्स की लापरवाही भी रहती है, कुछ बच्चे अगर बोलते हैं कि हमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स वो भी हैं जो अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो किस तरह से आप अगली पोइट्री में बोलूँगी, इस पर ज़रूर लिखिए, काफ़ी पसंद भी करेंगे। तो एक मैसेज फ़िलहाल के लिए, एक मैसेज क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। पढ़ाई के अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक वो करिकुलर एक्टिविटी, एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। आज सिर्फ ये नहीं है कि आज आप सिर्फ एक डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो तो यू कैन बी अ शेफ़। आप हर एक फील्ड में, आज कोई एक फील्ड नहीं रह गया जिस भी फील्ड में आप अच्छे हो, आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो, आप उसको परस्यू करो और बढ़ो। और मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो सिर्फ पढ़ाई मत कराओ, पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री मैं मानती हूँ बहुत होना ज़रूरी है, लेकिन उनको प्रमोट करो। जिस टैलेंट में से आज बच्चे बने, आज एक 5 साल का बच्चा इतना अच्छा डांस कर रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते थे अपने टाइम पे। तो और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के लाइफ में जो हमारे पास शायद नहीं थी जब हम छोटे थे। तो आई थिंक हमें उन हर चीज़ को परस्यू करना चाहिए, हर उस टैलेंट को फोकस करना चाहिए जो आप में आज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंखुड़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम। तो काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, जो भी टैलेंट हमारे पास है उसकी ओर ही बढ़ना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए अपने टैलेंट को और उसी की ओर बढ़ना चाहिए। अपनी स्टडीज़ जो है वो आप कंटिन्यू रखें, उसके साथ एक हॉबी भी आपकी होनी चाहिए। जिस तरह से इनकी हॉबी है, ये PhD भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इनकी एक हॉबी है जिस तरह से पेंटिंग बताया, और राइटर भी हैं। तो आप भी एक अपना गोल बनाइए और उसी पे चलिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।